बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों आइए बात करें यहाँ पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे से पी ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। आइए चलिए इसके बारे में बात करें। तो बच्चों बात करें, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक भाई हमने यहाँ पर जो 12th वाला पी ब्लॉक था उसके बारे में सारी बातें देखी। ओके, हर एक बात मैंने आपको अच्छे से बताई। इस चैप्टर में ऐसा है कि इसमें थ्योरी भी है, ओके, और अभिक्रियाएं भी है। तो आपको अभिक्रियाएं बढ़िया से याद होनी चाहिए। जितनी बार इनको लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ओके, एक दो बार प्रैक्टिस अभी आप कर लीजिए, फिर एग्जाम के टाइम पर आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया से आपको याद हो जाएगी। ओके, क्लियर है? और जब भी आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो वापस इनको रिवाइज करो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाती है। अब चलिए बात करें बच्चों, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की संरचनाएं और उनके संकरण। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी यौगिक हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखे हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी यौगिक देखे हैं उनकी संरचनाएं क्या होती है, संकरण क्या होता है, और साथ के साथ जल अपघटन पर भी मैं बात करूंगा कि किसी यौगिक का जल अपघटन करवाया जाए तो क्या प्राप्त हो सकता है। ओके, दोनों टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। आइए चलिए इनके बारे में बात करें। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बात करूं यदि संकरण के बारे में, यदि मैं बात करूं बच्चों संकरण के बारे में, तो आपने पढ़ा है बेटा जी क्लास 11th के अंदर संकरण। ठीक है, ओके, केमिकल बॉन्डिंग में बेटा जो संकरण होता है, आप सब जानते हैं कि जब सरकेंद्रीय परमाणु के जो कक्षक होते हैं आपस में जब सम्मिश्रित हो जाते हैं, उस घटना को संकरण कहा जाता है। और जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है संकृत कक्षक। ओके जी, तो सर इसका यहाँ पर क्या मतलब है? तो जरा देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर हमें कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है। सीधी सी बात है, अगर आपको यह पता चल जाए कि सिग्मा बंध कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं, किसके पास केंद्रीय परमाणु कितने सिग्मा बंध बना रहा है, कितने लोन पेयर रख रहा है। संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है, कॉर्नर वाले का नहीं। संकरण केंद्रीय परमाणु का गुण होता है। ठीक है, अगर आपने सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर ज्ञात कर लिए बेटा, इन दोनों को योग किसके बराबर आता है? संकृत कक्षकों के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? संकृत कक्षकों की संख्या के बराबर आता है। ओके, और जितने संकृत कक्षकों की संख्या होगी उसके हिसाब से फिर हम संकरण निकालेंगे। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब चलिए बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर इनकी बात हुई है तो इन पर चर्चा कर ली जाए। तो जरा देखो ध्यान से, वीबीटी ने क्या बताया कि अगर आपको यह पता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर कितने हैं, जैसे कि मान लो इनका मान 2 आता है, मान लो इनका मान 3 आता है, 4 आता है, तो अगर सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर बेटा 2 आते हैं तो संकरण क्या रहेगा? सर जी संकरण रहेगा sp। क्या मेरी बात समझ में आ रही? संकरण क्या रहेगा? sp। और उस अणु की ज्यामिति कैसी होगी? उस अणु की ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय होगी। कैसी होगी? रेखीय होगी। और रेखीय दिखने में कैसी होती है बेटा? संरचना कैसी होगी उसकी? मतलब यहाँ पर मान लो ए कोई केंद्रीय परमाणु है, इधर कोई अलग परमाणु है, इधर कोई अलग परमाणु है। ठीक है, रेखीय रूप में जुड़े रहेंगे। इनके बीच में बंध कोण कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री का आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें बंध कोण कितना दिखेगा आपको? 180 डिग्री दिखेगा। जैसे कि मैं उदाहरण के बारे में बात करूं, जैसे कि BeCl2 एक सिंपल अणु। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें आपके काम आएगी इसलिए। ओके, हाँ जी, और अगर हम बात करें यहाँ पर यदि सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर का मान 3 हो तो संकरण होता है sp2। आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। ओके, और यहाँ पर उसकी संरचना कैसी होगी? जस्ट त्रिकोण के जैसी। त्रिकोण के त्रिभुज के तीनों कोणों पर यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे? परमाणु। बंध कोण कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। जैसे कि उदाहरण BeCl3। ओके, ताकि आपके और कंपाउंड भी यहाँ पर क्लियर हो सके। ठीक है, BeCl3 हो जाए, BF3 हो जाए, बहुत सारे हो सकते हैं इत्यादि। हाँ जी, ओके, और अगर हम बात करें सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर का मान 4 आता है तो यहाँ पर संकरण sp3 होता है। आकृति होती चतुष्फलकीय। ओके, और यहाँ पर जो बंध कोण आए
यहाँ पर चतुष्फल की आकृति कैसी बनी होती है बेटा, पता है ना आपको? 4 परमाणु होते हैं चतुष्फलक के कोनों पर, प्रत्येक के बीच में बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। पता है आपको? 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे कि आकृति के बारे में बात करूं, जैसे कि CH4 हो जाए बेटा, SiCl4 हो जाए आदि। ठीक है, ओके, ये बातें हमने देख ली। अब आगे चलते हैं। यदि अगर सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर का मान 5 आ जाए तो यहाँ पर संकरण होता है sp3। ठीक है, और यहाँ पर जो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ओके, हाँ जी। और बच्चों यहाँ पर अगर उसकी संरचना देखी जाए तो मान लो ये केंद्रीय परमाणु A है, यहाँ पर 3 परमाणु तो त्रिकोण के रूप में, एक ऊपर और एक नीचे पाया जाएगा। ठीक है, ये B और यह B। ठीक है, ये त्रिभुज बना लेंगे। जरा देखो ध्यान से, जो परमाणु त्रिभुज बना रहे बेटा उनके बीच में बंद कोण होता है 120 डिग्री, जो ऊपर है तल के लंबवत वो बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर जो विपरीत है इनके बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पर आमतौर पर बंद कोण 90 डिग्री और 120 डिग्री दिखाई देता है। ठीक है, तल के लंबवत है, त्रिभुज है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ऊपर वाला इस तल के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री। और ये त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं बेटा? 120 डिग्री। वो मैंने आपको बताया। ओके, और यहां पर अगर हम बात करें ये स्पेशल कोण, ये कितना है? 180 डिग्री। आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण PCl5 हो जाए, ठीक है ना, PBr5 हो जाए आदि। हाँ जी, ये हमने देख लिया। ओके, यदि अब हम बात करें बेटा, यदि क्या हो समन्वय, यहाँ पर क्या हो, सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर का मान कितना आ जाए? 6 आ जाए, तो संकरण क्या होता है? sp3d2। और ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफल की। अष्टफल की, अष्टफलक में क्या होता है बेटा? एक केंद्रीय परमाणु होता है, उसको 6 परमाणु घेरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 तो वर्ग के कॉर्नर पर हैं, एक बाहर की ओर है, एक पीछे की ओर है। ऐसे आपको देखना है। तो जरा देखो ध्यान से, एक बाहर वाला, एक पीछे वाला, और 4 तल में, 4 तल में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वर्ग बन जाएगा। एक बाहर की ओर है, एक पीछे की ओर है। वर्ग के 2 विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच में बंद कोण 90 90 90 90। ये तल के लंबवत है, ये सबसे 90 डिग्री, और पीछे वाला भी तल के लंबवत है, वो भी 90 डिग्री, आगे वाला भी तल के लंबवत है 90 डिग्री। सारे बंद कोण यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने? 12 90 डिग्री के कोण पाए जाते हैं। कैसे? जरा देखो ध्यान से, एक ये इन बी और बी के, ये 2 3 4, 4 तल में, 5 6 7 8, 4 आगे से और 4 पीछे से, 4 तल में, 4 आगे 4 पीछे, 12। ठीक है, और 80 180 डिग्री का 1 2 3 3 180 डिग्री के। ठीक है, जैसे कि आकृति के बारे में बात करूं बेटा, SF6। ओके, हाँ जी, ये बात हो गई। अब जरा देखो ध्यान से 7, इसमें संकरण आता है sp3d3। यहाँ पर आकृति बनती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। जैसे कि देखो पंचभुज कैसे बनता है। मान लो यहाँ पे कोई परमाणु A है जिससे यहाँ पर अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं, B B B B और B। ये 5 परमाणु ऐसे हैं, ठीक है, और 2 परमाणु, एक परमाणु तल के ऊपर और एक परमाणु तल के पीछे होता है। यहाँ पर बेटा ये पंचभुज वाले जो कॉर्नर पर है ना, ये 72 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ओके, और ऊपर और नीचे, ऊपर वाला तल के लंबवत, 5 तल के ऊपर 5 तल के, देखो 5 तो 72 डिग्री के कोण होते हैं इसमें, ये 72 का, ये 72 का, ये 72, ये 72। ठीक है, और 10 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि 5 आगे से और 5 पीछे से। ठीक है, और यहाँ पर एक 180 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण IF7।
ओके, तो ये बेसिक जानकारियां हमने देखी, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, यदि क्या हो अगर केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर हो, यदि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर हो तो लोन पेयर हो जाने की वजह से उसकी आकृति में विकृति आ जाती है। ये आपने सुना होगा कि यदि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है तो उसकी आकृति में विकृति आ जाती है, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है और फिर आगे की चीजें देखनी है, ठीक है। यहाँ पर अपने को ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है, बस हाँ बेसिक आइडिया आपको मिल जाए ताकि हम हमारा काम कर सके। तो चलिए बात करते हैं अब केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, जब हम क्या करेंगे, संकरण ज्ञात करेंगे, लेकिन उन्हीं यौगिकों का जिसमें केवल केंद्रीय परमाणु के पास सिग्मा बंध हो और लोन पेयर हो, बस, ठीक है। जब केंद्रीय परमाणु, जब केंद्रीय परमाणु के पास केवल सिग्मा बंध एवं लोन पेयर हो, ठीक है ना, पाई बंध ना हो, लोन पेयर हो। तो जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर उदाहरण, अगर हम बात करें PCl3, ठीक है, अगर मैं देखूं PCl3 को तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, फास्फोरस, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमने पढ़कर आए हैं। देखो फास्फोरस वर्ग संख्या 15 में आता है, 15 वाले तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लोरीन कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, मतलब एक क्लोरीन एक एक बंध बना लेगा, स्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक फास्फोरस एक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, दूसरा भी जुड़ जाएगा, मतलब 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक इधर एक इधर एक इधर और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर आया क्या बच्चों, यहाँ पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बंध होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर यह सिग्मा यह सिग्मा यह सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो जरा बताना संकरण क्या होगा, कितने संगृहीत कक्षक चाहिए? 4 के लिए संकरण क्या होगा? sp3। लेकिन वास्तव में इसकी आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय, क्योंकि ऊपर कोई परमाणु नहीं है, केवल लोन पेयर है, पिरामिडीय, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चा यहाँ पर, ये पहला ये दूसरा PCl5। अब जरा देखो ध्यान से, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांचों के साथ एक एक Cl जुड़ रहा है, तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? नहीं। तो इसकी संरचना में क्या होगा? केवल 5 सिग्मा बंध होंगे। जब सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर का मान 5 हो तो संकरण क्या होता है? sp3। मतलब ऐसी आकृति बना दो सर, मतलब ये फास्फोरस इधर 3, 2 क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे बना दो। समझ में आया? कितने सिग्मा बंधे? 5 सिग्मा। 5 सिग्मा का मतलब संकरण क्या होगा बेटा? संकृत कक्षक कितने चाहिए? 5 चाहिए। 5 में संकरण होता है sp3d। और इसमें तो कहीं लोन पेयर भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है तो एकाक वही ज्यामिति होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अणु को देख लिया, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ClF3 के बारे में, ClF3 के बारे में। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु कौन है? जो आगे लिखा हुआ है, देखो 3 फ्लोरीन है। केंद्रीय परमाणु तो वो होगा जो कम संख्या में हो, ठीक है। क्या यहाँ पर? क्लोरीन। अब बात की जाए क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है जो कि एक हेलोजन है। हेलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन तो एक ही बंध बनाता है, मतलब 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन 3 बंध बना लेंगे क्लोरीन के साथ, मतलब क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आएंगे? सर 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ जाएंगे। कितने बच गए? 7 में से 3 गए तो 4 बच गए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। इस संरचना में क्लोरीन 3 सिग्मा बंध बनाएगा और 2 लोन पेयर रखेगा। केंद्रीय परमाणु की बात बता रहा हूं, टोटल कितने कक्षक चाहिए? 5। 5 में संकरण क्या होता है? sp3d। अब
sp3d में तो आकृति ऐसी बनती है, लेकिन हमारे पास तो कितने परमाणु है, केवल 3 ही परमाणु है और 2 लोन पेयर है। तो बेटा जो लोन पेयर होते हैं ना वो त्रिभुज वाली स्थितियों पे आते हैं, इन पर, ठीक है, इन पर, या तो यहाँ, ऊपर नीचे नहीं आते हैं, ठीक है, वहां पर विद्युतऋणी तत्व आता है। तो जरा देखो ध्यान से, ये क्लोरीन है, ऊपर फ्लोरीन लगा दिया, नीचे फ्लोरीन लगा दिया, मान लो एक फ्लोरीन इधर लगा दिया तो लोन पेयर इधर लगा दो त्रिभुज की तरफ, ऐसे ऐसी संरचना बनती है। तो इस संरचना को क्या बोला जाता है, ये टी बन गया, टी, इसे बोला जाता है टी शेप्ड, इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक बातें आपको पता होएगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जरा देखो और देखो, अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पर SF6 सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ऑक्सीजन परिवार में आता है, ऑक्सीजन परिवार के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर आपने पढ़ाया था, ओके। 6 के 6 बंध बनाने में काम आ जाएंगे क्योंकि 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो इसकी संरचना में 6 सिग्मा बंध, 6 सिग्मा बंध मतलब 6 संकृत कक्षक, 6 संकृत कक्षक मतलब sp3d2 संकरण। आकृति कैसी रहेगी, अष्टफल की, खत्म बात। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अष्टफल की। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, ओके। अगला जरा देखो, 5वां, मान लो, ठीक है, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपने यहां लिखा Brf5, केंद्रीय परमाणु कौन है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन भी एक हेलोजन है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए, 5, तो 5 बंध बनाने में काम में आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। टोटल संकृत कक्षक कितने हुए, 6 का मतलब संकरण sp3d2। अब sp3d2 में तो आकृति कैसी बनती है, अष्टफल की है, लेकिन इसमें लोन पेयर है, तो वेस्पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग आकृति अष्टफल की नहीं हो पाएगी, एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये Br 1 2 3 4 5, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन लगा दिया बेटा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाली बात हो गई। तो जरा देखो आकृति कैसी बनी, एक वर्ग बना और ऊपर एक पिरामिड, तो इसे बोला जाता है वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिडीय। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, धीरे धीरे आप इन चीजों में पारंगत हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें अगला उदाहरण, हर एक बात को आपको समझना है। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, XgF4 ले लिया। अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, XgF4 को गौर से देखो। केंद्रीय परमाणु कौन है, जिनोन। जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8। कितने होते हैं, 8। सर 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। मतलब सर ये 4 सिग्मा बंध बनाएगा और 2 लोन पेयर रखेगा, कौन, जिनोन। 4 सिग्मा बंध प्लस 2 लोन पेयर, ओके। इस गणित को समझ जाओ, मजा आ जाएगा। 6 हो गए, 6 का मतलब sp3d2 संकरण आएगा जिनोन का, ओके। तो जिनोन 4 बंध। अब sp3d2 में आकृति कैसी होती है, अष्टफल की, तो उसी को फॉलो करो, अष्टफल की आकृति, ये जिनोन। अब 4 तो मुझे फ्लोरीन लगाने, कोने पे लगा दो बेटा, ये वर्ग मानना है, ठीक है ना, आयत दिख रहा होगा लेकिन मानना वर्ग है बेटा, ठीक है, अपने को गणित नहीं पढ़नी यहाँ पे, ओके। ये वर्ग हो गया। अब कितने लोन पेयर है, 2। तो अष्टफलकीय में तल के ऊपर लोन पेयर होता है और तल के नीचे लोन पेयर होता है बेटा, अगर लगाना है तो इस तरीके से, ताकि प्रतिकर्षण कम से कम हो सके, ठीक है। वैसे कैसे भी लगा दो वो वर्ग ही बनता है, ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऊपर और नीचे कोई परमाणु है क्या, नहीं, केवल वर्ग में परमाणु है। वर्ग में एक वर्ग एक क्या होता है, समतल होता है, तो इसे बोला जाता है वर्गाकार समतलीय। ये समझ में आया, ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, ये अणु भी हमने समझ लिया। हर एक छोटी छोटी बातें आपको क्लियर करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फिर आगे की, अरे सर हमें तो समझ में ही नहीं आया, ओके। अब जरा देखो ध्यान से एक क्वेश्चन, चलो ये वाला आप करो, XgF, जैसे कि बात करें यहाँ पर XgF2 ले लेते हैं। अब जरा सोचो, जिनोन कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, 2, तो सर 2 सिग्मा बंध बनाएगा।
अब जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से 2 बंध बनाने में काम में आ गए। कितने बच गए? 6। 6 का मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। सर ये तो 5 ही हुआ। 5 का मतलब संकरण क्या होता है बेटा? sp3d2, sp3d, sp3d, यही होता है। अब जरा देखो ध्यान से, फ्लोरीन कैसा है? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो कहाँ आएगा? सीधे रहेगा, या तो ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें आकृति कैसी बनती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है बेटा, वो सीधी रेखा पे आते हैं, ऊपर नीचे। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बना के बताऊंगा। ऊपर नीचे आ गया। अब कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो और ऐसे लगा दो त्रिभुज। या इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं कि इसको सीधा बना दो, लोन पेयर त्रिभुज के रूप में ऐसे लगा दो। क्या ही दिक्कत है? बात एक ही बेटा। अब देखो 3 परमाणु कैसे है? रेखा में, तो इसे बोला जाता है रेखीय आकृति, ठीक है। भले संकरण sp3d है, लेकिन आकृति जो एग्जैक्ट बनेगी ना, वो रेखीय बनेगी, क्योंकि बाकी तो लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ी ना कोई बंध है, ठीक। इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, ये वाला कर लिया। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर अगला IF7। IF7, तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, IF7 को अगर हम देखें तो आयोडीन केंद्रीय परमाणु है, और आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सातों के सातों बंध बनाने में काम में आ गए, तो यहाँ पर 7 सिग्मा बंध। तो 7 का मतलब 7 सिग्मा, ओहो, sp3d3 संकरण। तो जरा देखो ध्यान से, टन फ्लोरीन 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 यहाँ आ जाएगा, ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा और तल के नीचे फ्लोरीन आ जाएगा। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय पंचभुज बन रहा है, एक ऊपर पिरामिड निकल रहा है, एक नीचे। 3D में देखना है, ये 5 तल में, एक नीचे एक ऊपर, 1000 पंचभुजीय द्विपिरामिड इसे कहा जाता है। 1000 पूरे। ओके, तो यह सिंपल थे, आप इजीली इनको कर सकते हो। अब जैसे कि देखो, और सिंपल अगर आपको चाहिए, सर मेरे को H2O का संकरण बता दो, ले बेटे। H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से 2 बंध बना दे, 2 लोन पे डाल दे, ऐसी आकृति बनती ना इसकी। इसको बोलते हैं वी शेप। वी बन रहा है ना, वी, और बंध कोण आता है बेटा इसमें 104.5 डिग्री, ठीक है, सिंपल है तो। ओके, और एक अमोनिया का देख ले, 10 हो जाएंगे अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये नाइट्रोजन 3, ये अमोनिया, और यहाँ पर लोन पेयर। जरा देखो कितने सिग्मा? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। कितने संकरित कक्षक चाहिए? 4। 4 का मतलब संकरण sp3, मतलब नाइट्रोजन का संकरण क्या है यहाँ पर? sp3। एक लोन पेयर होने की वजह से बंध कोण कितना रह जाता है? 107 डिग्री घट करके 109 से, और यहाँ पर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, संकरित कक्षक 4। 4 का मतलब संकरण sp3। अच्छा, एक नाइट्रोजन का दोस्त बताता हूं मैं आपको, अमोनिया का दोस्त बताता हूं PH3। इसमें भी फॉस्फोरस पे लोन पेयर है बेटा, ठीक। अच्छा, इसकी आकृति कैसी? पिरामिडीय। जरा देखो ध्यान से, आकृति तो यहाँ पर भी पिरामिडीय बनेगी। ये लोन पेयर 1 2 3, लेकिन जो बंध कोण आता है वो 92 आता है। अगर इसका संकरण sp3 है तो बंध कोण कितना आना चाहिए था? 109 या 107, आसपास इतना आना चाहिए था। एकदम से इतना बंध कोण घट गया। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसका, अपन संकरण बोलते हैं ना, संकरण में क्या होता है? अगर मैंने इसका संकरण बोला sp3, तो sp3 संकरण कब आता है बेटा? जब परमाणु का s कक्षक परमाणु के 3 p कक्षकों के साथ अतिव्यापित होता है कि नहीं होता है? बाह्यतम कोश के फॉस्फोरस तीसरे आवर्त का है, तो इसका 3s और इसका 3p अतिव्यापित होना चाहिए। लेकिन बेटा जब ये PH3 अणु बनाता है, तो इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। संकरण की परिभाषा क्या होती है? जब परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक
अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं अर्थात सम्मिश्रण करते हैं और समान संख्या में नए कक्षक बनाते हैं तो संकरण होता है। यहाँ पर जब pH3 अणु की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन दोनों परमाणुओं के बीच, इन दोनों कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, जिससे ये एक दूसरे के साथ क्रिया ही नहीं कर पाते हैं, केवल P कक्षक ही बंध में भाग ले पाते हैं। तो यहाँ पर कोई संकरण नहीं होता, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, ठीक। ठीक है, केवल P कक्षक और P कक्षक एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, PX, PY, PZ, तो लगभग 90 डिग्री के आसपास बंध कोण आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपवाद, इनऑर्गेनिक में अपवाद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बच्चा, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर है। ओके, और इसी के जैसे, ठीक है ना, मतलब अन्य उदाहरण इसी के ग्रुप के, जैसे कि देखो ध्यान से, एक तो pH3 हो गया, अलग से लिखवा देता हूं, pH3, SH3, SbH3 में संकरण नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, एक और दिखाता हूं, H2S। जरा बच्चों याद करो, जब हमने H2S पढ़ा था, H2O पढ़ा था, H2S पढ़ा था, देखा था हमने, तो मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक ऑर्डर लिखते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, ये H2O है, H2O के बीच में बंध कोण आता था 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। ठीक है, जबकि H2S के अंदर होता है बंध कोण यहां पर होता है 92। ओहो, फिर H2SC में बंध कोण होता है बेटा 91। सर कहने का मतलब, हाँ समझ गए तुम, और यहां पर बंध कोण होता है कितना, 90 डिग्री। तो बाकियों में भी संकरण नहीं है, इसमें sp3 संकरण है, इनमें संकरण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे। तो ये संकरण के बारे में कुछ बातें, किस यौगिक में, जिसमें क्या पाया जाता है बेटा, सिग्मा बंध और केवल लोन पेयर पाया जाता है, पाई बंध नहीं है। अब जरा देखो पाई बंध युक्त यौगिक, हाँ जी, केस नंबर 2, पाई बंध युक्त यौगिकों में संकरण। अगर मान लो पाई बंध युक्त यौगिक दे रखे हैं, उनमें संकरण पूछा जा रहा है, तो कैसे करना है? अरे बहुत आसान है, संरचना जैसे कि देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, पाई बंध का तो वैसे भी संकरण में रोल होता ही नहीं है। जैसे कि मान लो बस केवल सिग्मा बंध का रोल होता है, तो दिमाग लगाइएगा बस आप। जैसे कि मान लो मैंने संरचना बना ली, जैसे कि POCl3। अब जरा देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस के बाध्यम केंद्रीय परमाणु वो होता है बेटा जो ज्यादा से ज्यादा बंध बना सके, जैसे कि फास्फोरस है। फास्फोरस के बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन के बाध्यम कोश में कितने होते हैं? 2। तो ऑक्सीजन के बाध्यम कोश में कितने होते हैं? 6। दो बंध ऑक्सीजन बनाएगा तो एक ही साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और जबकि एक एक बंध क्लोरीन बनाएंगे। तो जैसे इसकी संरचना बनी, इसमें कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक पाई बंध। डबल बॉन्ड में एक बंध सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो जरा देखो कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा बंधा है, 4 सिग्मा और एक पाई आया। पाई का तो कोई रोल ही नहीं होता संकरण में, ठीक है। तो 4 सिग्मा की वजह से यहां पर इसका संकरण क्या आएगा? sp3 आएगा। ऐसे दिमाग खोल के रखे अपना, ठीक है। जैसे कि H2SO4,
हमने देखा है बेटा H2SO4 की संरचना कैसी आती है? सर ऐसी आती है। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। सल्फर से ये सिग्मा बन रहा है, 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 ये पाई है और ये पाई है। तो कितने सिग्मा बना रहा है? 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा का मतलब sp3 संकरण। बस आपको वही देखना है, ठीक है, अगल बगल में कहीं नहीं घूमना है। जैसे कि मान लो H3PO4 है, संरचना हमें पता है, बना रखी है हमने, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 सिग्मा 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 सिग्मा, एक को पाई मान लो, संकरण क्या आएगा? sp3 आएगा। पढ़ रखा है ना हमने ऑलरेडी, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चा। जैसे कि मान लो HNO3, HNO3 में संरचना कैसी बनती है बेटा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, एक OH बनाता है। तो ये कितने बंध बना रहा है? 1 2 3। इसको भी आप सिग्मा की तरह काउंट करेंगे, उपसहसंयोजक बंध सिग्मा बंध एक ही है, ठीक है ना? ओके, तो जरा देखो ध्यान से, कितने बंध बनाए इसने? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में संकरण क्या आता है? sp2। क्लियर है? ओके, हाँ जी। अब बात करूं HNO2, ये तो नाइट्रिक अम्ल है, ये है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड O और OH, खत्म बात। लोन पेयर का कोई सीन ही नहीं होता। ये नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, 1 2 3, इसके पास एक लोन पेयर रहता है। तो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, ये तो पाई है। तो अब जरा देखो ध्यान से, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ये काउंट करना है, कितना हो जाएगा? 3। 3 में क्या संकरण आता है? sp2। इसका भी संकरण sp2 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जरा देखो ध्यान से, H2SO4 का भाई H2SO3, याद करो संरचना, मैंने क्या लिखवाया था? एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हटा दो। सल्फर के बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड O बच रहा है, ये एक OH बच गया। सल्फर का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन काम आ चुका है, चौथा भी काम आ चुका, 2 बच गए, 2 का मतलब एक लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये पाई ये लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 4। 4 का मतलब sp3। कॉन्सेप्ट की बात है, ओके, हाँ जी। अब आगे देखो, 6 हो गए, 7। कितने भी उदाहरण जो आपको याद आ रहे हैं ना, वो आप लिख सकते हो बेटा। जैसे कि देखो CO2 अणु, CO2 अणु में क्या संकरण होता है? CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। देखो ये सिग्मा बना रहा है, ये सिग्मा, कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में संकरण क्या होता है? sp होता है, खत्म बात। ये तो पाई है ना, पाई को तो इंक्लूड करते ही नहीं है। जैसे कि देखो ध्यान से अगला, मान लो ये CH3 अणु है, यहाँ CH डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूं, यह परमाणु एकल बंधित है बेटा, एकल बंधित परमाणु यहां पर एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बना रहा है, ये 3 हाइड्रोजन भी तो उसके साथ सिग्मा बना रहे होंगे। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं अलग से आपको एक बात बताता हूं, एक कार्बन जो कि केवल सिंगल बंध बना रहा है, तो यहां पर इसका संकरण भी sp3 है और इसका संकरण भी sp3 है। मान लो अगर कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ, तो इसका संकरण sp2 हो जाएगा बेटा, इसका भी sp2 हो जाएगा। क्यों? ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा में क्या बनता है? sp2 ही तो संकरण बनता है। और मान लो अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो यह कार्बन कितने सिग्मा बनाया? 2, तो संकरण क्या आया? sp। इसके हिसाब से देखो तो इसका भी sp, ठीक है। यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, 4 सिग्मा बना रहा है, इसलिए sp3। तो जरा देखो ध्यान से, क्या यह एकल बंधित कार्बन है? एकल बंधित कार्बन का संकरण क्या होएगा? sp होएगा, sp3 होएगा। द्विबंधित कार्बन का संकरण sp2 होएगा। एकल डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसकी तरह नहीं इधर भी डबल बॉन्ड उधर भी डबल बॉन्ड, फिर तो चेक करना पड़ेगा, ठीक। यहां पर sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है sp2, सॉरी sp3,
यह क्या बना रहा है बेटा, एकल बंदी बना रहा है सब तरफ, sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 संकरित, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 संकरित, एकल बंधित कार्बन sp3 संकरित। इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी संरचना है यार, बना सकते हो। बस हमें तो तरीका समझना है कि सिग्मा बंद को ही काउंट करना है, पाई बंद को काउंट नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? यह बात पता हो जाएगी तो मजा आ जाएगा तुम्हें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। और हाँ, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। आयनों में केंद्रीय परमाणु का संकर्ण ज्ञात करना। आयनों में केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करना। ठीक है, छोटी बात है लेकिन काम की बात है। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारा ये पी ब्लॉक तो हो ही रहा है, लेकिन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग भी हो रहा है। ओके, क्योंकि ये वास्तव में तो है केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट। संकरण तो वही ज्ञात करते थे। जरा देखो ध्यान से, कोई भी आयन दे दिया जाए ना, उस आयन का संकरण ज्ञात करना है। जैसे कि देखो ध्यान से, पहला आयन NH4+, आमतौर पर धनावेश केंद्रीय परमाणु पर होता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो समझने लग जाओगे। अब जरा देखो ध्यान से, अब इसको सोचो, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु के बारे में बात करता हूं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15 में आता है, उसके बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पे धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया सर, 4 होते हैं। तो कितने बंद बनाने इसको? 4 बंद बनाने, 4 है ही सही। sp3 संकरण, क्या दिक्कत है बोलो? और या फिर आप कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जरा देखो ध्यान से, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड ये बहुत आसान पड़ जाएगा आपके लिए, आपको बार बार संरचना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा जा रहा है इसमें नाइट्रोजन का संकरण, तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। भैया नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना होता है? 1। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला के आया, निकल गया, तो -1 कर दो, तो 5, और ये कितना हो जाएगा? 4 - 1, टोटल कितना हो गया? 8। अगर यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम आती है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम आती है, तो 2 से भाग लगा दो। इसमें 2 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया बेटा? 4 बार। मतलब 4 संकृत कक्षक चाहिए, मतलब अर्थात 4 संकृत कक्षक, और 4 संकृत कक्षक का मतलब sp3 संकरण। गॉट इट? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों, यदि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम आती है, तो 2 से भाग लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है, यदि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम हो, तो 2 से भाग लगाएं। 8 से अधिक होने पर 8 से भाग लगाएं। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से दूसरा, मान लो H3O+, एक बेसिक मेथड वापस से करते हैं ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर धनावेश केंद्रीय परमाणु वही है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। धनावेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे? 5। तो नाइट्रोजन वाले की जैसा हो गया। नाइट्रोजन 3 बंद बनाता है अमोनिया में, वैसे बना दो, खत्म बात। ये ऑक्सीजन लगा दो, 3 बंद बना दो इससे। मानो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऐसे बनाता है, ये हो गया, ऐसी आकृति बन गई। तो जरा देखो ध्यान से, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर,
तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर क्या संकरण निकलेगा बेटा? sp3 संकरण निकलेगा। या फिर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के बाइतम कोश में 6 होते हैं, +1 का मतलब 1 निकल गया, 8 8/2 करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब sp3 संकरण हो जाएगा। खत्म बात। ओके, अब जरा देखो ध्यान से अगला, मान लो PCl4+ है, केंद्रीय परमाणु पर धन आवेश आएगा। फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, तो फास्फोरस के देखो ध्यान से 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर क्या संकरण निकलेगा बेटा? sp3 संकरण निकलेगा। या फिर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के बाइतम कोश में 6 होते हैं, +1 का मतलब 1 निकल गया, 8 8/2 करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब sp3 संकरण हो जाएगा। खत्म बात। ओके, अब जरा देखो ध्यान से अगला, मान लो PCl4+ है, केंद्रीय परमाणु पर धन आवेश आएगा। फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, तो फास्फोरस के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 1 चला गया, कितने रह गए? 4। तो फास्फोरस से जस्ट पहले कौन आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन परिवार में आता है, तो कार्बन तो चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, सिलिकॉन भी जब 4 बंध बनाता है चतुष्फलकीय बनाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर यह चतुष्फलकीय आकृति बना लेगा, कोई गलती नहीं है। संकरण कितना है? 1 2 3 4। यह दिमाग उन बच्चों के लिए जो ढंग से सोच सके, और जिनको नहीं आता तो भैया तुम कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ज्यादा लोड मत लो। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने क्लोरीन है? 4। 4 एक क्लोरीन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। +1 का मतलब 1 कम कर दे, तो 7 चौक 28, 28 + 4 कितना हो जाएगा? 32। 32 8 से बड़ा है, तो कितने से डिवाइड करूं? 8 से। 8 चौक 32, 4 संग्रहित कक्षक बोले तो sp3। तो जो मेथड तुम्हें कूल लगे उससे कर लो। ठीक, अगला, हाँ जी, मान लो PCl6- PCl6- है। अब जरा देखो वापस से, अब आमतौर पर, अब जरा देखो ध्यान सुनना, आमतौर पर धनावेश केंद्रीय परमाणु पर होता है और ऋणावेश कॉर्नर वाले पर होता है। अब यह एक कौन सा यौगिक है बेटा? सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन दोनों अधातु हैं। अब मान ले मैंने केंद्रीय परमाणु के बजाय क्लोरीन पे ऋणावेश मान लिया, Cl-। अब जब Cl- ही हो चुका है, अलग ही हो चुका है, तो फिर जुड़ेगा कैसे? ठीक है, Cl- का तो मतलब है अलग। O ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? 2 ही बंध बनाता है, या तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा या 2 एकल बंध बना लेगा। मान ले ऑक्सीजन पे माइनस है तो 1 बंध बना के रह जाएगा, लेकिन अगर क्लोरीन पे ही माइनस है तो निकल गया, फिर तो फ्लोरीन पे माइनस है निकल गया, Br पर माइनस है निकल गया। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए बस। हाँ जी, अब जरा देखो, मतलब केंद्रीय परमाणु पर ही ऋणावेश है। फास्फोरस के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऋणावेश की वजह से कितने हो गए? 6। फास्फोरस एक आगे वाले में कन्वर्ट हो गया, फास्फोरस के पास 5, फास्फोरस के बाद कौन आता है? सल्फर। सल्फर जब 6 बंध बनाता है तो कैसी आकृति आती है? सर अष्टफल की आती है, SF6 जैसी, तो इसकी आकृति भी वैसी बना दो। मान लो ये फास्फोरस है, 1 2 3 4, यहाँ मान लो ये सल्फर, ऐसे ही तो बनाता है सल्फर, Cl 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 Cl, बस इस पर ऋणावेश लगा दो, क्या आ जाएगा संकरण? 6 सिग्मा बंध, 6 सिग्मा बंध मतलब sp3d2 संकरण आ गया। आकृति भी पता चल गई अष्टफल की। ओके, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। फास्फोरस के बाइतम कोश में 5 होते हैं, 6 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन के बाइतम कोश में 7 होते हैं, -1 का मतलब 1 बढ़ गया, +1 कर लो। 7 चौक 42, 42 और 6 48, 48 8 से बढ़ा है, 8 से डिवाइड कर दिया, 6 का मतलब sp3d2। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? ओके, अब इतना हो गया। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 5वां,
मान लो I3 माइनस दे रखा है। अब I3 माइनस, इसमें तुम्हें नॉर्मली सोचने में आएगा ही नहीं ऐसे। ओके, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जरा देखो ध्यान से, 3 आयोडीन है, किस -1 है, ऐसा तो नहीं है कि तीनों पे 1/3 1/3 हो, किसी एक पर -1 है। ठीक है, अब किसी एक पर -1 है तो मान लो हेलोजन के बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोचो 7। मान लो वह ऋणावेश केंद्रीय परमाणु पे, मानना ही पड़ेगा, अगर साइड में होता तो फिर जुड़ेगा ही नहीं। केंद्रीय परमाणु पे ऋणावेश, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 होते हैं, तो एक और जुड़ गया तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। मतलब एक आयोडीन जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगल बगल वाले जोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं जिस आयोडीन के ऊपर -1 है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब इसको एक एक आयोडीन से चिपका दो, खत्म बात। देखो ध्यान से, कुल मिलाकर के I- के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 आयोडीन के साथ बंध बना दो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर करके, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 सिग्मा में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए खुद के पास, 6। 6 का मतलब 3 सिग्मा, इस मतलब सॉरी 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। ये मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब जो I- है वो 2 सिग्मा बंध बनाएगा, इसके पास लोन पेयर रह जाएंगे ऐसे, जैसे XeF2 के समान। क्योंकि जिस आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वो जिनोन के भैया के जैसे लगने लग गया, जिनोन के समान लगने लग गया। जिनोन अक्रिय गैस, अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है, तो जैसे वो संरचना बनाएगा वैसे ये बनाएगा, रेखीय। या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, क्या ही दिक्कत है। कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन है, एक के पास कितने होते हैं, 7, -1 का मतलब +1, कितने हो गए, 22। अब ये बढ़िया उदाहरण आ गया, जरा देखो ध्यान से। 22 8 से बड़ा है, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 बड़ा हो गया, तो 8 दूनी 16, कितना शेषफल बचा, 22 - 16, 6 बच गया। 6 जो शेषफल आया, क्या वो 8 से छोटा है, अगर 8 से छोटा होता है तो कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 और 3 5, कितना हो गया, sp3d। ओके, इस तरीके से आप आयनों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है, कोई भी आयन आ जाए आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि अब देखो ध्यान से, यहां पर अगला आयन I3+ आया, अब डायरेक्ट इस मेथड से लगाओ, फटाफट से कर लोगे आप, मुझे पता है ना, फटाफट से कर लोगे। जैसे कि देखो ध्यान से, एक बात ध्यान समझना, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किए, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन है। एक के बायतम कोश में कितने होते हैं, 7, +1 का मतलब 1 कम कर दो, तो 21 - 1 20/8 करना पड़ेगा। कितनी बार कटा, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 20 - 16 करना पड़ेगा, शेषफल बचेगा 4। शेषफल 2 से छोटा है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 का मतलब संकरण sp3, मतलब sp3 वाली आकृति बनेगी चतुष्फल की। एक आयोडीन केंद्रीय परमाणु है, 2 लगा दिए। अब जो केंद्रीय परमाणु था उस पर धनावेश मान के सोचो। आयोडीन के बायतम कोश में कितने होते हैं, 7, 7 में से 1 निकाल दिया, कितने बच गए, 6 बच गए ना। तो सल्फर के बायतम कोश में भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के बायतम कोश में भी 6 होते हैं। जब H2 बनाता था याद करो, और 2 लोन पेड़ लगा दो, खत्म बात। ये बन गया वी शेप। ओके, तो इस तरीके से ये आयनों के साथ हमने खेल खेला। ओके, तो यहां पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट लिखा देता हूं, नोट, कुछ सहसंयोजक यौगिक, कुछ सहसंयोजक यौगिक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में आयनिक रूप में
पाए जाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर आपको बोल दिया जाए PCl5 ठोस अवस्था में है तो इसके धनायन का संकरण बताओ, है मतलब ये ऐसे बोल रहा है बेटा PCl5 ऐसे होता है PCl4 प्लस ये धनायन और PCl6 माइनस ऋणायन। अगर ये पता है तो धनायन और ऋणायन का तुम संकरण ऐसे ही बता दोगे। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये किस रूप में पाया जाता है। एक PBr5S सॉलिड, ये होता है बेटा PBr4 प्लस में और बस सिंपल Br माइनस। तो इसमें केवल धनायन का ही संकरण पूछा जा सकता है भैया sp3 ठीक है ना, ये SF6 का भाई है sp3d2, आप निकाल सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात आपके लिए है ही नहीं है। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर एक होता है ICl5 ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बेटा ICl4 प्लस और ये पाया जाता है ICl6 माइनस में, ऐसे ठीक है। तो ये कुछ है जो ध्यान रखने, आप इजिली इनको कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है, जिंदगी में सारी चीजें आसान है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। PF5 नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, IF5 एग्जिस्ट, I5 बनता ही नहीं है, तो उसके बारे में बात ही क्या करेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे चले, तो यहाँ पर ये आयनों वाला खेल खत्म, संकरण वाला खेल खत्म। अच्छा जरा देखो ध्यान से नोट, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिकों में संकरण, जैसे कि मान लो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन आ गया तब तो बता दिया, लेकिन विषम संख्या में गिनती के ही याद रखना है, जैसे कि ClO2 यहाँ पे क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सर डबल बॉन्ड बनाता है, बना दे बस आंख बंद करके, बना दिया। क्लोरीन के बायतम कोश में कितने होते हैं 7, 7 में से कितने चले गए 4 चले गए, कितने बच गए बेटा 3, एक लोन पेयर और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कितने सिग्मा 1 2 सिग्मा, कितने लोन पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 3, 3 का मतलब sp2 संकरण, समझ में आ गया, इसका संकरण क्या हुआ sp2 पहला। अब जरा देखो ध्यान से दूसरा NO2 नाइट्रोजन के बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, कितने होते हैं 5, कितने होते हैं बेटा 5। अब जरा देख ध्यान से, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बंदी बना सकता है, देख नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब कितने रह गए 5 में से अब रह गए 3, एक लोन पेयर इसको दान कर दिया दूसरे ऑक्सीजन को, अब कितने रह गए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो ये 1 सिग्मा, इसको भी सिग्मा की तरह ट्रीट किया जाता है बेटा। अब 2 सिग्मा है तो फिर sp संकरण हुआ, लेकिन ध्यान रखना इसके लोन पेयर को, इसके एकल इलेक्ट्रॉन को, इसके एकल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। ये एडवांस की बात है, आगे की मतलब एडवांस स्टडीज में ही बताया जाता है, बस अभी केवल तुम्हें ध्यान रखना है इसके एकल इलेक्ट्रॉन को हमें लोन पेयर की तरह ट्रीट करना है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा हो जाएंगे और इसको भी लोन पेयर मानना है, ठीक है, 2 सिग्मा है और इसको लोन पेयर मानना है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 3 संकरण आ जाएगा, तो sp2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए ये अलग से लिखवाया। अगला देखो बेटा जी CH3 डॉट मेथिल मुक्त मूलक, इसे बोला जाता है मेथिल मुक्त मूलक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आता है ये। जरा देखो कार्बन 3 फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जरा देखो क्या 1 2 3 सिग्मा संकरण sp2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा जी एक देखो ध्यान से आप CF3 डॉट, ये वाला
इसमें यहाँ पर मुक्त मूलक है, यहाँ पर मुक्त मूलक है, यहाँ पर मुक्त मूलक है, तो मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन है, मुक्त मूलक क्या है जरा देखो ध्यान से, 3 सिग्मा, तो संकरण क्या sp2। लेकिन बेटा जी ध्यान से, इसमें संकरण sp2 नहीं होता है, इसमें संकरण होता है sp3। ठीक है, यहां पर कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो उसके केस में इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें लोन पेयर की तरह ट्रीट करना पड़ा, जैसा यहां किया। नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो केवल अगर यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको ट्रीट करना है। बस ये ध्यान रखना है, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा क्यों है, बस तुमसे ये पूछा जाएगा इनमें केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है, तो बस ये 2 ध्यान रख लेना। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक, तो ये संकरण वाला पार्ट सॉर्टेड। ठीक है, ओके जी, बहुत सिंपल सा पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट था, इजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर जल अपघटन पर। जल अपघटन छोटा सा टॉपिक है, आइए जरा इसको देखते हैं। जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया। एक होता है बेटा जल योजन, आपने पढ़ा होगा ना जल योजन, और एक होता है जल अपघटन। जल योजन का तो मतलब ये है आयनिक यौगिकों का जल योजन होता है। जैसे मैंने NaCl को जल में डाल दिया तो वो क्या हो गया, Na+ अलग Cl- अलग, वो आयनित हो गया। और अगर वहीं पर अगर मैं किसी सहसंयोजक यौगिक को डालूं, वो जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो जल योजन एक अलग चीज होती है, वो आयनिक यौगिकों के लिए होता है बेटा। जल अपघटन मतलब जल के अणु के साथ क्रिया करेगा और कुछ नया उत्पाद बनाएगा। जल योजन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, सिंपल उनके साथ जल के अणु जुड़ जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, जल में डालने के बाद वो जल के अणु के साथ क्रिया करके कोई नया उत्पाद बना देते हैं, कोई अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, आओ जरा देखो ध्यान से, जल अपघटन इसका अर्थ है जल के अणुओं के साथ क्रिया करना। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर बच्चों होता क्या है, किस तरीके से उत्पाद बनता है, आइए जरा बात करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एक ही फटके में सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखना और जैसे जैसे मैं बताऊं वो बातें क्लियर करते जाना। जैसे कि मान लो बेटा, जैसे कि तुम्हारे पास कोई अणु है, सिंपल सा कोई अणु है जिसके बारे में हमें जल अपघटन करवाना है और उसको समझना है, तो किस तरीके से वो होएगा, किस तरीके से चलेगा, सारा प्रक्रम आपको क्लियर करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास H2O है, H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। मान लो ये तुम्हारे पास कोई केंद्रीय परमाणु है, इससे जुड़ा हुआ है कोई L वाला समूह, L मतलब निकलने वाला समूह, निकलने वाला समूह, लिविंग ग्रुप इसे इंग्लिश में बोला जाता है, और ये आपका कोई यौगिक है। तो जरा देखो ध्यान से, ठीक है, अब इस यौगिक के पास क्या क्वालिटी होगी कि जब ये इसके साथ इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो, इसके पास रिक्त कक्षक होगा ऑटोमेटिक रिक्त कक्षक होता है उनके पास। ठीक है ना, उनके पास रिक्त कक्षक होता है, या तो इनका संकरण या तो इनका अष्टक अपूर्ण रहेगा तो रिक्त कक्षक हो सकता है, या इनके पास एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, ये जब इसको अपना लोन पेयर दान करेगा तो यहां पर एक बंद एक्स्ट्रा बनेगा, जिसमें क्या होगा बेटा जी कि यार ये L के साथ बंद टूटने की स्थिति आएगी और इस H2O के साथ जुड़ने की स्थिति आएगी। बोलो यस और नो, सही बोल रहा हूं मैं? ये बनती है संक्रमण अवस्था। जरा देखो ध्यान से, क्या इसमें एक ही सिग्मा, जो भी सिग्मा बंद था, क्या यहां पर संकरण में एक बंद और बढ़ गया, एक सिग्मा बंद और बढ़ गया? अगर पहले संकरण sp है तो बाद में sp2 हो जाएगा, क्योंकि एक बंद बन रहा है। ठीक है, और फिर फटाफट से क्या होता है बेटा, यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, ये L- चला गया। अब जरा देखो ध्यान से, होता क्या है, इसके बीच में बंद बन गया,
बन तो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 बंध बनाता है कभी, कब बनाता है, जब उस पर धनावेश आता है। अब ऑक्सीजन पे धनावेश स्थायी तो होता नहीं है, तो वह OH बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ को भी निकाल देता है। तो AOH वो आपका उत्पाद बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? और जो L निकला और जो H यहां से बचा वो आपस में जुड़ गया, ये सह उत्पाद बन गया। इसके पास रिक्त कक्षक है, H2O ने इसके और लोन पेयर को दान किया इसके रिक्त कक्षक में, बंद बना लिया भाई। ठीक है, जब ऑक्सीजन ने दान किया तो ऑक्सीजन पे गरीबी आएगी ना। जब अगर आप किसी को पैसा दोगे तो आप तो थोड़ा बहुत पैसे कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी ना, फिर आप मांगोगे तो सही उससे। अब इसने इसको दे दिया तो इसने इधर से बंद तोड़ लिया, जब नए बंद बनते हैं तो पुराने बंद तो टूटेंगे। ठीक है, वो अलग हो गया और ये बन गया उत्पाद। तो जरा देखो ध्यान से, यदि यहां पर यौगिक में, यदि यौगिक में संकरण और संक्रमण अवस्था में संकरण, यदि यौगिक में संकरण बेटा क्या है, sp है, तो इसमें एक बंद और बनने से संकरण sp2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि इसमें संकरण sp2 है तो इसमें संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि एक बंद बन रहा है। यदि sp3 है तो क्या बढ़ जाएगा, एक संकरण बढ़ जाएगा, sp3d हो जाएगा। यदि संकरण sp3d है तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर sp3d2 है तो sp3d3 हो जाएगा। समझ में आया? तो यह बेसिक पॉइंट यहां पर संक्रमण अवस्था में संकरण। आओ जरा देखें। हाँ जी, जैसे कि बात करें बेटा यहां पर उदाहरण। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने क्या लिया, BCl3 लिया। अब जरा देखो ध्यान से, BCl3 में बोरोन 3 ही बंद बनाता है। ठीक है, तो 3 बंद बनाता है, इसके पास संकरण sp2 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के पास। अब जरा देखो ध्यान से, संकरण में क्या p कक्षक है। अब जरा मुझे 3 Cl हटाने हैं तो 3 जल के अणु लेने पड़ेंगे। यही बात यहां पे हो रही है कि 3 जल के अणु लो, जिससे क्या होगा, 3 Cl 3 H को लेके फरार हो जाएंगे, यहां BOH होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, जिसे ऐसे लिखा जाता है बेटा H3BO3, 3 जल के 3 HCl अलग, ये बोला जाता है, इसे बोला जाता है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल बन जाएगा। उड़ गया। अरे मैंने ये कहा है कि BCl3 की संरचना ऐसी होती है, इसके ऊपर जल के अणु भाई, 1 Cl निकले, 2 निकले, 3 निकले, तो 3 H निकलेंगे, 3 OH आएंगे ना। जरा देखो इसमें से क्या मिला, इसको OH मिला। जब एक लिविंग ग्रुप निकल गया, एक OH आ गया, फिर दूसरा निकलेगा, एक और OH आएगा, तीसरा निकलेगा, एक और OH आएगा। तो 3 जल के अणु आक्रमण करेंगे, इसके पास रिक्त, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक कक्षक रिक्त है, ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, PCl3 फास्फोरस, इसके पास एक लोन पेयर है, हम संकरण निकाल चुके हैं बेटा, इसका संकरण है sp3। कितने Cl है, 3 Cl है, तो 3 H2O काम में आएंगे। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, POH होल थ्राइस। ठीक है, ओके, जिसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं हम H3PO3। नाम बताओ इसका, 3 HCl निकल जाएंगे। जरा देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, POH होल थ्राइस, लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, यह इस रूप में पाया जाता है। हमने संरचना बनाई थी तो क्या ऐसा बनाया था, क्या नहीं बनाया था। एक डबल बॉन्ड था और एक यहाँ पर, एक तो डबल बॉन्ड था सर इसमें, और 2 OH बंद थे और एक H था, ये इस रूप में पाया जाता है। यह द्विभाषमिक होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपने त्रिशार्कीय, ये इस रूप में पाया जाता है। इसका नाम बताना जरा, फास्फोरस अम्ल। इसकी संरचना को समझने के लिए पुराने वाले ज्ञान को यूज करें, हो जाएगा। ठीक है, ये इस रूप में पाया जाता है। ओके जी, क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से, आगे देखो, मान लो PCl5 है,
PCl5 में संकरण क्या होता है बेटा? sp3d, इसका संकरण आता है, देख लेना, कर रखा है हमने। ओके, अगर इसकी संक्रमण अवस्था को चेक करूं तो संकरण क्या आएगा? एक बढ़ करके sp3d2, यहां पर ये है तो संक्रमण अवस्था में क्या आएगा? sp3d2 अगर पूछा जाए। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें डी कक्षक है बच्चों, ये जो डी कक्षक होते हैं ना, इसके संक्रमण में क्या, इसके संकरण में डी कक्षक यूज हो रहा है? बोलो हाँ। कितने डी यूज हो रहे हैं? एक। तो पहले एक H2O का अटैक करवाओ, करवा दिया क्या? पहले एक H2O का अटैक करवाओ, क्योंकि यह डी कक्षक, जो डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है ना, ये पाई बंध में कहीं ना कहीं रोल निभाता है। ठीक है, यहां पर सिंपल में एक ट्रिक बता रहा हूं, इसमें जितने डी कक्षक है ना उतने ही डबल बॉन्ड बनते हैं, समझना इस बात को। इसमें कितने डी कक्षक है? सर एक डी कक्षक है, मतलब जो यौगिक बनेगा फास्फोरस उसमें एक डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया? तो पहले कितने डी है? एक डी, तो एक H2O का अटैक करवा दे। तो अब जरा देख इसमें से कितने Cl फ्री हुए? 2 Cl, तो 2 HCl निकल गए, तो क्या बन गया? POCl3 बन गया बेटा। अब जरा देख ध्यान से, इसमें POCl3 में होगा क्या? ऐसी संरचना बनेगी, सिग्मा 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 पाई, तो यहां पर संकरण क्या है? sp3। अब जरा देख, पाई बन तो डबल बॉन्ड बन चुका है, अब केवल P कक्षक है, तो 3 H2O का और अटैक करवा दे, जिससे बचे हुए 3 HCl निकल जाएंगे और 3 OH आ जाएंगे। तो यहां पर ये बनता है H3PO4, जो कि ऐसा, ये डबल बॉन्ड O, इस Cl को हटाकर OH लग गया, इस Cl को हटाकर OH लग गया, इस Cl को हटाकर OH लग गया। नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ये बनते हैं। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आगे SF6 H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यहां पर बच्चा SF6 जल के साथ कोई क्रिया ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सल्फर को 6 में ट्रिक बता रहा हूं, इसमें जितने डी कक्षक है ना उतने ही डबल बॉन्ड बनते हैं, समझना इस बात को। इसमें कितने डी कक्षक है? सर एक डी कक्षक है, मतलब जो यौगिक बनेगा फास्फोरस उसमें एक डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया? तो पहले कितने डी है? एक डी, तो एक H2O का अटैक करवा दे। तो अब जरा देख इसमें से कितने Cl फ्री हुए? 2 Cl, तो 2 HCl निकल गए, तो क्या बन गया? POCl3 बन गया बेटा। अब जरा देख ध्यान से, इसमें POCl3 में होगा क्या? ऐसी संरचना बनेगी, सिग्मा 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 पाई, तो यहां पर संकरण क्या है? sp3। अब जरा देख, पाई बन तो डबल बॉन्ड बन चुका है, अब केवल P कक्षक है, तो 3 H2O का और अटैक करवा दे, जिससे बचे हुए 3 HCl निकल जाएंगे और 3 OH आ जाएंगे। तो यहां पर ये बनता है H3PO4, जो कि ऐसा, ये डबल बॉन्ड O, इस Cl को हटाकर OH लग गया, इस Cl को हटाकर OH लग गया, इस Cl को हटाकर OH लग गया। नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ये बनते हैं। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आगे SF6 H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यहां पर बच्चा SF6 जल के साथ कोई क्रिया ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सल्फर को 6 फ्लोरीन एटम्स घेर लेते हैं, जिससे जल के अणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते
हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ओके बच्चा, अब जरा देखो ध्यान से आगे। हाँ, अगर हम बात करें NCl3, इसका जब H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पे जरा देखो भैया किस्सा अलग है इसका, NCl3 का। ठीक है, बस 1-2 उदाहरण और बचे हुए, चिंता ना करें, बहुत आसान है। HOH, Cl- निकले, यही होता है भाई, लिविंग ग्रुप निकलता है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है कि जो विद्युत ऋणता होती है ना, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता En ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर देन, थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी, लगभग थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इस वजह से यहां Cl- नहीं निकल पाता, नाइट्रोजन निकलने की कोशिश करता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां से OH- इसके प्लस को लेकर के जुड़ जाता है, एक बार ऐसा, फिर 2 मोल लेंगे, दूसरा Cl, 3 मोल लेंगे, तीसरा Cl, तो 3 H फ्री होंगे बेटा, 3 H। तो यहां पर क्या बनेगा, 3 H NH3, और यहां से बन जाएगा HOCl, कितना मोल, 3 मोल। इसे बोला जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है बच्चा, बहुत काम के। ओके, अगला जरा देखो ध्यान से, ये क्लियर है, बस ये अलग से है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ हेलाइडों का आंशिक जल अपघटन होता है। देखो ध्यान से, 2 है वो, SbCl3 और BiCl3। इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं और इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं बेटा, तो ये केवल आंशिक रूप से जल अपघटित होते हैं, सारे के सारे Cl बाहर नहीं निकलते हैं। ये बनाता है HBO प्लस Cl माइनस, ओके, ये बनाता है BiO प्लस और Cl माइनस। ठीक है, उल्टा लिख दिया यार, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, HBO प्लस Cl माइनस, BiO प्लस Cl माइनस। इससे बोला जाता है बेटा एंटी मोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड आयन Cl माइनस। ठीक है, और इससे बोला जाता है बेटा बिस्मिथाइल क्लोराइड, ऐसे ये अपघटित होता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक जानकारी है। ओके, अगर आप इसको कर लेंगे तो मजे आ जाएंगे आपके पास। बाकी तो सब आसान है, ये कुछ मेरे को केस बताने थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हो गया ये वाली बात है, ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जिनोन फ्लोराइडो का जल अपघटन, इसका भी ध्यान रखना। जिनोन फ्लोराइडो का जल अपघटन अगर हम करें, जैसे कि XeF2 प्लस H2, तो क्या बनता है, आपसे बोल दिया जाए बेटा XeF4 ले लो प्लस H2, तो क्या बनेगा, आपसे बोल दिया जाए बेटा XeF6 प्लस H2, तो क्या बनता है। बहुत आसान है, लास्ट वाले को देखो, यहां पर 6 के 6 फ्लोरीन निकलते हैं। जब हम यहां पर 6 H2O लेंगे तो बेटा 6 HF निकल जाएंगे, 6 HF निकल जाएगा, बचेंगे क्या, 3 ऑक्सीजन XeO3, ये बन के रह जाएगा। बोलो, समझ में आया। ओके, और ऊपर यहां पर जब जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है, यहां पर ये XeO3 प्लस HF बन जाएगा बच्चा। जब यहां पर जल अपघटन करवाते हैं तो इसमें जिनोन बनता है प्लस O2 बनता है प्लस HF बनता है। एक यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनोन प्लस O2 प्लस H2 HF, ठीक है, और बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहां पर बनेगा तो दोनों का मिक्स
इन दोनों को जोड़ दो। देखो GXgO3 इसमें है, बाकी सब उसमें पहले वाले का सब लिख दो। याद रखने की ट्रिक, नीचे वाले को याद रख लो, ठीक है। एक्सिनोन प्लस O2 प्लस इसमें से ऑक्सीजन O2 वगैरह निकाल दो, मतलब जैसे भी आप याद रख सको। सबसे पहले ये नीचे वाला ध्यान रख लेना, ये नॉर्मल है, बाकी ये दोनों अब नॉर्मल है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इनका जल अपघटन होता है। ये क्लियर हो गया बच्चा? तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, हर एक बात को आपको क्लियर करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? ओके जी। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक दो ऑक्साइडों के बारे में बताना चाहता हूं, उनके जल अपघटन के बारे में। ऑक्साइडों का जल अपघटन, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। जरा देखो, याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कुछ एनहाइड्राइडों के बारे में कि भाई इसमें से जल निकालते हैं तो ये बनता है, बस उसे पानी मिला दो वापस वो बना सकते हो। जैसे कि देखो ध्यान, सबसे पहले CO2 में बेटा जब मैं जल मिलाता हूं तो क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है, H2CO3। यह है कार्बोनिक अम्ल, जिसमें से जल निकालेंगे तो वापस वो अलग हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। चलो आपको ये क्लिक नहीं किया, SO2 याद है? याद करो, सल्फ्यूरस अम्ल में से जब मैंने जल निकाला था तो SO2 बना था, इसमें वापस पानी मिला दो, क्या बन जाएगा? H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। अच्छा, SO3 याद है? SO3 में जब हमने जल मिलाया था तो क्या बन जाएगा? जब हमने H2SO4 में से जल निकाला था तो SO3 बना था, वापस पानी मिला दो, क्या बन जाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? ऐसे आप बना सकते हो, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। जैसे कि देखो ध्यान से, अब मैं आपको देता हूं, याद करो मैंने आपको Cl2O7 का जल अपघटन करवाया है, मतलब Cl2O7, इस पे देखो +7 आवेश है, आवेश समान रहता है, जो इसमें वही इसमें रहेगा। यहाँ पे +4 है, इस पे भी +4 रहता है, आवेश में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ +6 बेटा, यहाँ पे भी +6 रहता है, यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे भी +7 वाला इसका ऑक्सी अम्ल बन जाएगा। अरे परक्लोरिक अम्ल यार, HClO4, परक्लोरिक एसिड। ओके, याद करो Cl2O5 लिया है, उसका जल अपघटन करवाया तो क्या बनेगा? +5 है, तो HClO3 बन जाएगा, क्लोरिक एसिड। पुराना ज्ञान ही यूज होएगा बेटा, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा सा आपको पता होना चाहिए, अरे यार ये किसका एनहाइड्राइड होता था, बस। ठीक है, जैसे कि Cl2O3 है, इसका जल अपघटन करवा दो, क्या बनेगा? Cl2O है, इसका जल अपघटन करा दो, क्या बनेगा? बहुत आसान है। इस पर आवेश कितना है? +3, इस पर आवेश कितना है बेटा? +1, तो +3 वाला अम्ल क्या होता था? HClO2, क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। ठीक है, और अगर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाएगा। छोटी छोटी जानकारियां हैं, आई होप आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी। अब जरा देखो ध्यान से, इसी तरीके से याद करो, मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया, ठीक है ना, N2O5, इसका जल अपघटन करा दो, नाइट्रोजन पर आवेश कितना है? +5, तो +5 वाला ऑक्सी अम्ल कौन सा है नाइट्रोजन का? नाइट्रिक अम्ल, वो बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल। हर एक में एक सीक्वेंस बना हुआ है बेटा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। HNO3 + H2O, इसमें नाइट्रोजन पर आवेश कितना है? +3, तो +3 वाला ऑक्सी अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल। ऐसे आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक। ओके, तो ये सारी बातें हमने देखी। अब जरा देखो ध्यान से, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं। जरा देखो ध्यान से, एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे हम उनको, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, अलग से देखेंगे। जैसे कि बेटा NO2 का जब मैं जल अपघटन करवाता हूं तो क्या बनेगा। सर इसमें क्यों ऐसा क्यों अलग है, जरा देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर आवेश +4 है, जबकि नाइट्रोजन आमतौर पर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है और संयोजकता आवेश 4 आ रहा है, तो अजीब लग रहा है, ऐसा कोई यहां पर होता नहीं है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और इस पर संयोजकता दिखाई दे रही है, इस पर आवेश दिखाई दे रहा है 4। तो इसके पीछे यहां पर जरा देखो, एक कम ऑक्सीकरण अवस्था और एक ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला अम्ल बनाना है। एक कम ऑक्सीकरण अवस्था, एक ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला अम्ल बना दो। जैसे कि एक कम वाला होता है HNO2, ज्यादा वाला होता है HNO3। इस पर +5 है, इस पर +3 है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से देखो बेटा ClO2, इसका जल अपघटन करवाओ। क्लोरीन पर आवेश कितना है, +4। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो सम और विषम का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि मैच नहीं कर रहा। तो जरा देखो ध्यान से, एक कम और एक ज्यादा, एक 3 वाला और एक 5 वाला अम्ल बना दो। तो 5 वाला अम्ल HClO3 होता है, 3 वाला अम्ल HClO2 होता है। इस पर +3 आवेश, इस पर +5 आवेश। अच्छा, आपको बोल दिया जाए इसी तरीके से ClO3 का जल अपघटन करवाओ, तो इसका जल अपघटन करवाओ, इस पर आवेश कितना है, +6 है। तो एक 5 वाला अम्ल बना दो और एक 7 वाला अम्ल बना दो, ऐसे करना है, कम ज्यादा वाला। +7 इस पर आवेश है। अच्छा, HClO4 +5 आवेश इस पर, ठीक है, क्योंकि इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों एवं ऑक्सीकरण अवस्था, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीकरण अवस्था सम विषम हो तो उत्पाद में एक कम एवं एक अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला उत्पाद बनता है, एक कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला और एक ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला। तो ये थे बच्चों आपके पास कुछ यहाँ पर ऑक्साइड जिनका जल अपघटन किस तरीके से होता है, और ये कुछ अलग से मैंने आपको पॉइंट बताए। क्लियर है, ओके। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर जो बातें मुझे बतानी थी वो बातें मैंने आपको बताई, जिसमें संरचनाएं भी देखी और कुछ यहाँ पर जल अपघटन भी हमने देखा। ओके, क्लियर है, क्या ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, सारी बातें आप समझ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में बच्चों हमने बात की संकरण कैसे निकालते हैं, अलग अलग यौगिक हमने देखे, उन यौगिकों के अंदर अच्छे से हमने आपका पुराना ज्ञान भी देखा अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की भी जरूरत पड़ी होगी, संकरण की भी जरूरत पड़ी होगी, और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप फटाफट से कर लोगे बेटा, क्योंकि ये कंपटीशन है बेटा, आप खुद ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी भारत में बैठे हुए हर एक कोने का बच्चा भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो आपको जितना ज्यादा बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ सके उतना बढ़िया है, आपको बढ़िया से बढ़िया मेहनत करनी है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और क्विज करते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। PCl3 जल के साथ क्रिया करके बनाता है, PCl3 जल के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? PH3 बनाता है, H3PO3 बनाता है क्या, POCl3 बनाता है क्या, या H3PO4 बनाता है? सोचो, याद होना चाहिए क्या बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी बातें हो जाएगी। PCl3 जल के साथ क्रिया करके बनाता है PH3, H3PO3, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल।
पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या होती है। बेटा जो ये ऑक्सी अम्ल होते हैं ना, इनके भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन, इनकी संरचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें कितने लोन पेयर है, कितने पाई बंद है, कौन कौन से बंद इसमें पाए जाएंगे, सारी बातें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, बताओ पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के अंदर, बोलिए बच्चा, करे? ओके, तो आइए बात करते हैं यहां पर दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले तो PCl3, तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, मैंने PCl3 के बारे में आपको बताया था मैंने कि PCl3 का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो 3 जल के अणु काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका संकरण sp3 है, इसके में कोई D पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, तो यहां पर मुझे इसका जल अपघटन बहुत आसानी से करवा दूंगा। तो यहाँ पर 3 जल के अणु, 3 सीले 3 जल के अणु ले लिए एक साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया? POH होल थ्राइस बन गया, जो कि ऐसा लिखना गलत होता है, इसको ऐसा लिखा जाता है H3PO3। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी संरचना अब अगर आप ऐसा देखते हैं ना तो ये आपकी आंखों का धोखा है, ऐसा होता ही नहीं है इसमें, यह इस रूप में पाई जाती है। P डबल बॉन्ड O, 2 OH बंद पाए जाते हैं इसमें और एक H पाया जाता है। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जल अपघटन करवाएंगे तो H3PO3 और साथ के साथ 3 HCl निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं, फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या बनता है? H3PO3 बनता है, साथ में HCl बनता है। अब बात करें यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरो कब लगता था? जब एक अम्ल के 2 अणु लेकर के जल निकालते थे, फॉस्फोर के 2 अणु लेकर के जल निकालते थे। फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? H3PO4, इसके 2 अणु ले लो, उसमें से H2 निकाल दो, क्या बच जाएगा? H4P2O7। तो जरा देखो ध्यान से, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, एक OH दूसरे के OH के साथ मिलकर के H2O के रूप में गायब हो जाता है, तो एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में आता है। हाँ जी, ये बन गया। तो क्या बन गया बेटा? ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया। ओके, तो इसमें कितने OH है? 1 2 3 4 OH है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अगर इसी में मैं वापस पानी मिला दूं तो क्या ये बन जाएगा? तो इसका भी जल अपघटन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसी में वापस से H2 मिला दूं, तो H2 मिला दूं बेटा, तो ये बंद इस प्रकार से तोड़ दो, एक को इधर H दे दो, इधर OH दे दो, तो इधर OH इधर H। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को? वापस 2 मोल H3PO4 मिल जाएगा, साथ में H2 में ये H2 अलग हो जाएगा, मतलब H2 तो उसमें मिल ही चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर मैंने पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का जल अपघटन करवा दिया तो ये बन जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जैसे कि देखो एक और उदाहरण यहीं पे दिखाता हूं मैं, H2H2O7 ओलियम। ओलियम की संरचना कैसी होती है बेटा? ऐसी होती है, H2H2O7, यहां डबल बॉन्ड O आएगा। अगर मैं बोलूं इसका जल अपघटन करवाना है तो आपको बताना है उत्पाद। तो बेटा देखो ध्यान से, ये जो बंद है ना, जब 2 H2SO4 मिलते थे तो ओलियम बनता था, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका अगर मैं जल अपघटन करा दूं तो कि इधर H दे दो, इधर OH दे दो, तो OH OH और 2 O यहां पे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ H2SO4। दिमाग लगाना, ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको भी कर सकते हैं। ओके, तो यह सारी बातें हमने देखी, बढ़िया क्वेश्चंस थे आज। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा बेटा? मतलब कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं देखी, कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं देखी, याद होनी चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक बिल्कुल रटने वाला नहीं था, थ्योरेटिकल नहीं था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर बच्चा यहाँ पर जल अपघटन भी देखा।
ओके हाँ जी, तो यह दोनों टॉपिक आपको बढ़िया से आने चाहिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है बच्चों। तो ये सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लगाएंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ओके, और जरा देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर इन टॉपिक को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पूरा पी ब्लॉक पढ़ा बेटा। पहले हमने 12th वाला पी ब्लॉक, मतलब ये 12th वाला पी ब्लॉक हमने देखा। ओके, तो आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि सर ये वर्ग संख्या 13 या 14 से संबंधित है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा होगा कि आपको ये वर्ग संख्या 13 या 14 से संबंधित है। ओके, तो दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। आप बढ़िया से इनको पढ़िए, हर एक बात आपको क्लियर होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, चमकेगा। बस अपना अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, सारी बातें होगी। अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, इन पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।